वसंत कुमार शिवशंकर पादुकोण AKA गुरु दत्त एक ऐसे फिल्म मेकर थे जिनके सिनेमा को लोग वक्त से काफी आगे मानते थे और आज भी फिल्म मेकर्स उनके सिनेमा को स्टडी करते हैं। और 2022 की मूवी चुप एक तरीके का ट्रिब्यूट था उनके लिए। सारा देश विदेश उनके काम से बहुत ज्यादा इम्प्रेस था अंटिल गुरु दत्त डिप्रेशन में चले गए और एक टैलेंटेड डायरेक्टर, प्रोड्यूसर, एक्टर, कोरियोग्राफर और राइटर का एंड बहुत ज्यादा ही ट्रैजिक था। तो चलिए जानते इस वीडियो में उस शख्स के बारे में जिनका नाम था गुरु दत्त। गुरु दत्त का जन्म 9 जुलाई 1925 बैंगलोर में हुआ था। उनके पेरेंट्स ने उनका नाम रखा था वसंत कुमार शिवशंकर पादुकोण, पर बचपन में एक एक्सीडेंट की वजह से वो काफी घायल हो गए। तो एक साधु ने आके कहा कि इनका नाम बदल दो, इनका नाम बदलने से इनकी जिंदगी बदल जाएगी। तो उनके घर वालों ने उनका नाम रखा गुरु दत्त। उनके पैदा होने के बाद उनकी फैमिली कोलकाता शिफ्ट हो गई क्योंकि उनके फादर को वहां पे एक नई जॉब मिल गई थी। और वहां शिफ्ट होने के बाद गुरु दत्त बंगाली कल्चर से बहुत ज्यादा ही जुड़ गए। कोलकाता में गुरु दत्त नुक्कड़ नाटक बहुत ज्यादा ही देखने लगे, जिससे उनका इंटरेस्ट डांसिंग और सिंगिंग में जागा। और इस चीज को उस जमाने में उनकी फैमिली ने भी सपोर्ट किया। कहा यह जाता है कि गुरु दत्त का डांसिंग में इंटरेस्ट बहुत ज्यादा तब जागा जब वो बाल कृष्ण बेनेगल की एक पेंटिंग देखे जिसमें एक डांसिंग मूव था। बाल कृष्ण बेनेगल श्याम बेनेगल के चाचा थे और वो गुरु दत्त के मामा लगते थे। जी हाँ, डायरेक्टर श्याम बेनेगल और गुरु दत्त रिलेटेड है। 1941 में उन्होंने उदय शंकर डांस एकेडमी से डांस भी सीखा, बट घर में फाइनेंशियल इश्यूज चल रहे थे तो गुरु दत्त ने एक फैक्ट्री में टेलीफोन ऑपरेटर का जॉब किया, जहां उनकी सैलरी थी 30 रुपए। और वो उस सैलरी से इतने खुश हुए कि उन्होंने सबके लिए तोहफा लिया, जैसे कि माँ के लिए साड़ी, पिताजी के लिए कोट और अपने टीचर के लिए भगवत गीता। इसी दौरान गुरु दत्त के पेरेंट्स बॉम्बे शिफ्ट हो चुके थे और बॉम्बे में उनके अंकल ने उन्हें प्रभात स्टूडियोज में एक असिस्टेंट डांस डायरेक्टर का जॉब दिलवा दिया। थे तो वो असिस्टेंट डांस डायरेक्टर, बट AD से लेकर उन्होंने सारा काम किया और इसी तरह वो फिल्म मेकिंग भी सीख गए। प्रभात स्टूडियोज में काम करते करते उनकी दोस्ती देव आनंद साहब से हुई। ये कहानी बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग है, जहाँ देव आनंद साहब और गुरु दत्त एक ही कॉलोनी में रहते थे और वहाँ पे सिर्फ एक ही लॉन्ड्री था। एक दिन गुरु दत्त अपनी कमीज लेने उस लॉन्ड्री पे गए, बट उनकी कमीज धुली भी नहीं थी और उनके पास सिर्फ एक कमीज थी। तो वहाँ पे उन्हें जो कमीज धुली हुई मिली वो उसी को पहन के काम पे चले गए। देव आनंद जब अपने सेट पे पहुंचे तो उन्हें गुरु दत्त वही कमीज पहने हुए दिखे। देव आनंद उनके पास जाके बोले, बड़ी प्यारी कमीज है आपकी। तो गुरु दत्त ने उन्हें स्माइल करते हुए बोला, ये मेरी कमीज नहीं है, मैंने किसी और की पहनी है। देव आनंद साहब को उनकी ऑनेस्टी बहुत ज्यादा ही पसंद आई और उन्होंने गुरु दत्त को बताया कि ये कमीज मेरी है। इस बात पे दोनों बहुत जोर से हंस पड़े और ये एक शुरुआत थी बहुत ही गहरी दोस्ती की। उस हाथ में लाने की जो दोस्ती थी वो आई थिंक इंडस्ट्री में सबसे ही हम गहरे दोस्त थे, जब तक वो हम दोस्त थे। दोनों की दोस्ती इतनी गहरी थी कि देव आनंद साहब ने गुरु दत्त से कहा कि जिस दिन मैं प्रोड्यूसर बन जाऊंगा तुम मेरे फिल्म के डायरेक्टर बनोगे। और साथ में गुरु दत्त ने भी वादा किया कि जिस दिन वो प्रोड्यूसर बन जाएंगे वो देव आनंद साहब को लीड में लेंगे और साथ में उस फिल्म को डायरेक्ट भी करेंगे। और देव आनंद साहब ने अपना वादा पूरा भी किया। 1951 में देव आनंद साहब ने प्रोड्यूस किया फिल्म बाजी और गुरु दत्त इस फिल्म के डायरेक्टर बने। बाजी एक क्राइम थ्रिलर था जिसके लीड में देव आनंद साहब थे और लोगों को ये नया डायरेक्टर बहुत पसंद आया और बाजी एक इंस्टेंट हिट थी। उसके बाद 1952 में आई जाल, जिसे गुरु दत्त ने ही डायरेक्ट किया और लीड में थे देव आनंद साहब और ये फिल्म भी एक इंस्टेंट हिट साबित हुई। फिर आई 1953 की बाज, जिसे गुरु दत्त ने डायरेक्ट भी किया और उसमें एक्ट भी किया और ये उनकी लाइफ का फर्स्ट एक्टिंग रोल बना, जहां पे गुरु दत्त लीड में थे, उनके ऑपोजिट थी गीता बाली और ये फिल्म भी एक इंस्टेंट हिट थी और लोगों को गुरु दत्त की एक्टिंग बहुत ज्यादा पसंद आई। उसके बाद 1955 में मिस्टर एंड मिसेस 55, जिसे गुरु दत्त ने डायरेक्ट भी किया था, उसमें एक्ट भी किया ऑपोजिट मधुबाला और मूवी में उनके जिगरी दोस्त जॉनी वॉकर भी थे और साथ में इस फिल्म को उनके दोस्त अबरार अलवी ने लिखा था। ये फिल्म भी एक इंस्टेंट हिट रही। इनफैक्ट इस फिल्म को टॉप 100 बॉलीवुड फिल्म्स में माना जाता है। के अंदर का एटमॉस्फेयर गुरुदत्त जी जो थे वो बिल्कुल बिगड़ने नहीं देते थे, चाहे लाइट सीन चल रहा हो चाहे सीरियस सीन चल रहा हो। उसके बाद आई 1956 की CID, जिसे गुरु दत्त ने प्रोड्यूस किया और देव आनंद साहब को फिल्म में लीड का रोल दिया, पर इस फिल्म को उन्होंने डायरेक्ट नहीं किया। जिनके ऑपोजिट थी वहीदा रहमान, जिनका ये बॉलीवुड डेब्यू था। ये फिल्म भी एक इंस्टेंट हिट थी। उसके बाद 1957 की फिल्म प्यासा, जिसे उनके दोस्त अबरार अलवी ने लिखा था और इस फिल्म को गुरु दत्त ने डायरेक्ट भी किया और प्रोड्यूस भी किया और साथ में इस फिल्म में उन्होंने एक्ट भी किया। कहा यह जाता है कि इस फिल्म को दिलीप कुमार जी को ऑफर किया गया था, जिसे दिलीप कुमार जी ने रिजेक्ट कर दिया।
तभी गुरुदत्त ने लीडिंग रोल लिया और ये फिल्म साल की वन ऑफ द बेस्ट कमर्शियल हिट्स रही। लाइन से गुरुदत्त की फिल्म्स हिट पे हिट हो जा रही थी। लोगों को गुरुदत्त एज अ डायरेक्टर और एक्टर बहुत ज्यादा ही पसंद आ रहे थे क्योंकि उनका वे ऑफ फिल्मोग्राफी काफी ज्यादा ही अलग और यूनिक था। अनटिल उसके बाद गुरुदत्त ने एक ऐसी फिल्म बनाई जिसके बाद गुरुदत्त ने कभी भी जिंदगी में वापस डायरेक्शन नहीं किया। वो फिल्म थी कागज के फूल। साल था 1958। गुरुदत्त ने अपना मोस्ट एम्बिशियस प्रोजेक्ट कागज के फूल बनाने का डिसीजन लिया। उन्हें कई उनके करीबी लोगों ने कहा कि वो इस फिल्म को ना बनाए क्योंकि उस वक्त का जो माहौल सिनेमा का था, लोगों को पता था कि ये फिल्म नहीं चलने वाली है। जिस पे गुरुदत्त का ये रिस्पॉन्स था कि वो ये फिल्म अपने लिए बना रहे हैं। उन्होंने इस फिल्म को डायरेक्ट भी किया, इस फिल्म को प्रोड्यूस भी किया और इस फिल्म में एक्ट भी किया ऑपोजिट वहीदा रहमान। ये इंडिया की वो पहली फिल्म थी जिसे वाइड स्क्रीन फॉर्मेट या फिर सिनेमास्कोप फॉर्मेट में शूट किया गया था। मूवी में एस.डी. बर्मन साहब के गाने थे और इस फिल्म का स्क्रीन पे उनके दोस्त अबरार अलवी ने लिखा था। ये फिल्म लेजेंड गुरुदत्त का ड्रीम प्रोजेक्ट था, पर ये फिल्म बॉक्स ऑफिस पे पूरी तरह से फ्लॉप हो गई और हाल इतना बुरा हो गया था कि गुरुदत्त का खुद का स्टूडियो गुरुदत्त प्राइवेट लिमिटेड बंद करने की नौबत आ गई। इसके बाद कहा जाता है कि गुरुदत्त इस फिल्म के फ्लॉप होने के बाद सीवियर डिप्रेशन में चले गए और शराब को मानो उन्होंने गले ही लगा लिया और दिन भर वो सिर्फ शराब पीते थे। और इस फिल्म के फ्लॉप होने के बाद गुरुदत्त ने जिंदगी में ऑफिशियली कोई भी फिल्म डायरेक्ट नहीं की। गुरुदत्त की जिंदगी डार्कनेस में चली गई। मैं ये समझती कि कामयाब आदमी की कितनी अवभगत इज्जत प्यार होता है और जब वो कामयाब नहीं होता है तो उसका क्या हाशर होता है, उसकी समझ तो उनको थी। ऐसा नहीं है कि गुरुदत्त फिल्मों से दूर चले गए। उन्होंने कई फिल्मों में काम किया, जैसे कि 1960 की फिल्म चौदहवीं का चांद, जिसे गुरुदत्त ने प्रोड्यूस भी किया था और उसमें एक्ट भी किया ऑपोजिट वहीदा रहमान। उस साल की वन ऑफ द बेस्ट कमर्शियल हिट्स रही। चौदहवीं का चांद मेरी थी, वो बहुत सुपर हिट हुई और उन दिनों कलर फिल्म्स बनना शुरू हुई थी, तो गुरुदत्त जी ने सोचा इसको मैं कलर में शूट करके फिर लगाऊंगा तो और चलेगी। उसके बाद 1962 की फिल्म साहिब बीबी और गुलाम आई, जिसे उनके दोस्त अबरार अलवी ने डायरेक्ट किया और उस फिल्म को कई सारे अवार्ड्स मिले इंक्लूडिंग नेशनल फिल्म अवार्ड और अबरार अलवी को मूवी डायरेक्ट करने के लिए फिल्म फेयर अवार्ड तक मिला, जहां फाइनली गुरुदत्त की लाइफ में सक्सेस वापस आ गया था। गुरुदत्त पहले जैसे नहीं रहे। गुरुदत्त की पहली फिल्म 1953 की बाजी के दौरान गुरुदत्त की मुलाकात हुई फेमस सिंगर गीता रॉय से। गीता रॉय एक बहुत ही वेल एस्टैब्लिश सिंगर थी और बाजी फिल्म में उनका गाना तकदीर से बिगड़ी हुई बहुत ज्यादा ही फेमस हुआ। इनफैक्ट गुरुदत्त के मूवीज के गाने बहुत ज्यादा ही मशहूर थे क्योंकि कहा यह जाता है कि गुरुदत्त खुद म्यूजिक प्रोडक्शन के टाइम प्रेजेंट रहते थे और वो खुद एक डांस डायरेक्टर रह चुके हैं, इसलिए उनके फिल्म्स में गाने बहुत ही बढ़िया वे में दर्शाए जाते हैं। गीता रॉय से गुरुदत्त को फिल्म बाजी के वक्त ही प्यार हो गया था और गीता रॉय के साथ बहुत जल्दी उनकी एंगेजमेंट भी हो गई और 3 साल एंगेज रहने के बाद 1956 में उन दोनों की शादी भी हो गई और दोनों के 3 बच्चे भी हुए। पर कहानी में एंट्री होती है वहीदा रहमान की, जहां गुरुदत्त ने वहीदा रहमान को साउथ की फिल्म्स में देखा था और 1956 की फिल्म सीआईडी में गुरुदत्त ने ही वहीदा रहमान को उनका फर्स्ट ब्रेक दिया था और 1957 की फिल्म प्यासा में गुरुदत्त ने ही वहीदा रहमान को लीडिंग लेडी का रोल दिया। इनफैक्ट अगर तुम गुरुदत्त की फिल्मोग्राफी उठा के देखो तो तुम्हें मेजॉरिटी फिल्म्स में वहीदा रहमान का नाम दिखेगा ही और इसके बाद वहीदा रहमान और गुरुदत्त के अफेयर्स के खबर आने लगे। कहा यह जाता है कि 1959 की फिल्म कागज के फूल गुरुदत्त की एक ऑटोबायोग्राफी है, जहां पे एक डायरेक्टर एक न्यू कमर के साथ प्यार में पड़ जाता है। फिर खबरें आने लगी कि गीता दत्त और गुरुदत्त के बीच में कुछ भी सही नहीं है और दोनों के आए दिन झगड़े होते रहते हैं और वहीं पे साथ में वहीदा रहमान के साथ अफेयर ने इन झगड़ों को और ही बढ़ा दिया। इन सारे झगड़ों के बाद गुरुदत्त और गीता दत्त के बीच सेपरेशन हो गया और अपनी शादी शायद बचाने के लिए गुरुदत्त वहीदा रहमान से भी काफी दूर रहने लगे, पर शायद वो वहीदा रहमान को भुला नहीं पा रहे थे और तभी उन्होंने शराब को सहारा बनाया अपना। जहां कागज के फूल के फ्लॉप होने से उनकी जिंदगी में अलग ही आग लग गई थी, वहीं पे ये सेपरेशन ने उस आग को और ही बढ़ा दिया। अंतिम दिनों में उनके रिलेशन स्ट्रेन थे, वो सेपरेट हो चुके थे।
इनफैक्ट इन 63 दे सेपरेटेड। कहा यह जाता है कि वो अपने दोस्तों से अक्सर मरने की बातें करते थे और खबरें ये तक भी आई कि उन्होंने 2 बार खुदकुशी करने की भी कोशिश की। फिर आया वो दिन जिस दिन वो अपने दोस्त अबरार अलवी के साथ बैठ के शराब पी रहे थे। अबरार अलवी रात के टाइम वहां से चले गए। उस दिन गीता दत्त उनके बच्चों को उनके घर पे भेजने वाली थी, मगर रात होने की वजह से गीता दत्त ने वो प्रोग्राम कैंसिल कर दिया। गुरुदत्त ने गीता दत्त को कॉल भी किया और उन्हें बोला कि वो अपने बच्चों से मिलना चाहते हैं, पर गीता दत्त ने साफ मना कर दिया। उन्होंने कहा कि रात हो रही है, वो अपने बच्चों को वहां पे नहीं भेजेगी। जिस पे गुरुदत्त का जवाब था कि अगर वो उनके बच्चों को नहीं भेजेगी तो वो उनका मरा हुआ मुंह देखेगी। और अगली सुबह 10 अक्टूबर 1964 जब सुबह का वक्त हुआ तो उनके नौकरों ने दरवाजा नॉक किया, पर गुरुदत्त ने दरवाजा नहीं खोला और जब दरवाजा तोड़ा गया तो पता चला गुरुदत्त इज नो मोर। कहा यह जाता है कि गुरुदत्त ने शराब के साथ स्लीपिंग पिल्स लेके खुदकुशी कर ली, मगर उनके भाई देवी दत्त ने यह कहा कि उनके भाई को नींद न आने की बीमारी है और वो स्लीपिंग पिल्स का सहारा लेते थे और एक्सीडेंटली उन्होंने उस रात बहुत ज्यादा ही स्लीपिंग पिल्स ले ली। तो काफी लोग आज भी डिवाइडेड है कि क्या गुरुदत्त ने आत्महत्या की, क्या वो एक एक्सीडेंट था। मगर 39 साल की उम्र में दुनिया ने एक बहुत ही बेहतरीन फिल्म मेकर को खो दिया और उस वक्त उनकी मौत की खबर ने पूरे फिल्म इंडस्ट्री में एक शॉक वेव भेज दिया। गुरुदत्त के जाने के बाद गीता दत्त की जिंदगी भी कुछ खुशी से नहीं बीती। उन्होंने शराब को ऐसे गले लगाया कि 1972 में लिवर फेलियर की वजह से 41 की उम्र में गीता दत्त चल बसी। गुरुदत्त के जाने के बाद उनकी लाइफ की सबसे बड़ी फ्लॉप फिल्म कागज के फूल एक कल्ट क्लासिक बन गई और आज भी फिल्म स्कूल्स में कागज के फूल पढ़ाया जाता है। इवन राज कपूर ने खुद ये कहा था कि ये फिल्म आज नहीं चलेगी क्योंकि ये फिल्म वक्त से काफी आगे है। आप समझते कागज के फूल गलती थी? नहीं, वक्त से पहले बन गई थी, मेरा जहाँ तक ख्याल है। गुरुदत्त एक बहुत ही बेहतरीन फिल्म मेकर थे जिन्होंने सिनेमा को बदल के रख दिया था। वो एक बहुत ही बेहतरीन दोस्त थे। उनके पास सब था, दौलत, शोहरत, पर वो खुश बिल्कुल भी नहीं थे और शायद इसकी सबसे बड़ी वजह वो खुद ही थे। पर हमें उन्हें हमेशा याद रखना चाहिए उनके बेहतरीन काम के लिए जो हमेशा वक्त से आगे था और हमेशा वक्त से आगे रहेगा। मुझे शिकायत है उस तहजीब से, उस संस्कृति से जहां मुर्दों को पूजा जाता है और जिंदा इंसान को पैरों तले रौंदा जाता है। तो ये थी वो ट्रैजिक कहानी गुरुदत्त के बारे में। अगर तुमने गुरुदत्त की कोई भी फिल्म देखी है तो मुझे कमेंट सेक्शन में बताना कि तुम्हें वो मूवी कैसी लगी और तुम्हारा क्या ओपिनियन है इसके बारे में। गुरुदत्त के साथ आखिरी दिन में क्या हुआ, क्या ये एक आत्महत्या थी या फिर कोई कंस्पिरेसी? वो भी मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। तो अगर तुम चैनल पे नए हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। हम ऐसे वीडियोस हर हफ्ते तुम्हारे लिए लाते रहेंगे। साथ में वो जो बेल आइकन दिख रहा है उसको दबाना बिल्कुल मत भूलना। तुम हमारे सोशल हैंडल्स पे भी हमें फॉलो कर सकते हो। ये रहे हमारे सोशल हैंडल्स। हम मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए ओके बाय। वीडियो देखी ना अब like and subscribe, हाँ कर दो, 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 वीडियो देखो और हंसो।